गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पिछला चैप्टर आपका खत्म हो गया। ये आपका दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना शुरू होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के नाम से ही पता चलता है कि परमाणु की संरचना यानी कि बनावट को पढ़ना है कि किस तरह से वो बना हुआ है। ऐसे तो मोटे तौर पे मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि उसके बिना यहाँ तक आना संभव नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताया था मैंने, पहले बता रखा हूँ, डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। डाल्टन का कहना था कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है ना, कोई भी पदार्थ का, वो क्या होता है? परमाणु होता है। यानी कि उसका कहने का मतलब था परमाणु अब किसी भी तरह से उसको विभाजित हम नहीं कर सकते, यानी कि उसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। कौन बोला था? डाल्टन ने। लेकिन जब बहुत सारे प्रयोग हुए, बहुत सारे होता ना, समय, विज्ञान क्या है? विज्ञान है समय के अनुसार क्या होता है, उसका और ज़्यादा खोज होते जाता है। जब बहुत सारे प्रयोग हुआ तो उसमें अच्छे अच्छे वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या किया? परमाणु को 3 मौलिक कणों, मौलिक कण मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो, ऐसे तो परमाणु के अंदर बहुत सारे कण होता है, मैं आपको बताया था ना कि परमाणु के अंदर 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन उसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको क्या बोलेंगे हम? मौलिक कण। ठीक है, तो परमाणु 3 मौलिक कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। पहले भी बता रखा हूं। अब इसमें हमको क्या करना है, देखना है कि आखिर परमाणु क्या होता है। बहुत छोटा होता है। आखिर वैज्ञानिकों ने कैसे खोजा, कैसे ढूंढा कि इसके अंदर 3 मौलिक कण है? तो चलिए उसका कुछ प्रयोग है, मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। आखिर कैसे पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है? उसका कुछ प्रयोग है, उस प्रयोग के द्वारा ही हमको पता चलता है कि ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है इसमें। कैसे है देख लीजिए। सबसे पहले इसके लिए एक प्रयोगशाला के लिए क्या बोलते हैं, एक सिस्टम तैयार किया गया। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? सबसे पहले एक विसर्ग नली लेते हैं। ठीक है, विसर्ग नली क्या होता है? कांच का बना होता है। विसर्ग नली का इंग्लिश होता है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज मतलब जिससे कि हम निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो विसर्ग नली, तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टम लगाता है, निर्वात पंप लगा होता है। ये क्या करता है निर्वात पंप? इसका काम होता है इसके अंदर से हवा को निकालना। अब देखिए, निर्वात पंप का क्या हुआ? हवा को निकालना। अगर यदि हम इसके अंदर से हवा को निकालेंगे तो अंदर क्या होगा? प्रेशर, प्रेशर यानी कि दाब, दाब कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे ना, किसी बर्तन में दाब कौन लगाता है? गैस लगाता है। यदि मान चलिए वायु भरा हुआ है, कोई बर्तन है, इसमें क्या है? हवा भरा हुआ है। हवा क्या करता है ना, उसका जो कण है टकराते रहता है, टकरा के एक दूसरे के उसके दीवार पे, बर्तन की दीवार पे प्रेशर मारता है। तो वही दाब क्या कहलाता है? गैसीय दाब। बताए थे आपको, याद कीजिए। अब यदि मान लीजिए इसे हम हवा निकाल लेंगे तो क्या होगा? हवा निकाल लेंगे तो इसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हवा निकाल कर हम क्या करते हैं? निम्न दाब क्रिएट कर लेते हैं, लगभग 0.01 mmHg। Hg मतलब पारा। अब देखिए, दाब, दाब को हम किस में मापते हैं? एटीएम में। बता रखा हूँ ना, याद है? एटीएम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक। 1 एटीएम बराबर होता है 76 सेंटीमीटर पारा का लेवल। अब ये क्या होता है 76 सेंटीमीटर? पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, टाइम मिलेगा तो अभी लास्ट में बता दूंगा। पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस निर्वात पंप से इसमें लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब क्रिएट करेंगे, यानी कि उत्पन्न करेंगे, बनाएंगे। चलिए, इसमें क्या किए, पहले हम इससे हवा निकाल के निम्न दाब बना लिए और इसमें कोई भी गैस एक डाल दिए। प्रैक्टिकल के लिए कोई भी गैस, किसी भी तत्व का एक गैस आप यहाँ पर डाल दीजिए इसके अंदर, परख नली के अंदर। समझ में आया? सबसे पहले क्या किए, परख नली लिए, विसर्ग नली लिए, परख नली नहीं, विसर्ग नली लिए। विसर्ग नली में क्या किए, निम्न दाब उत्पन्न किए, तकरीबन कितना? 0.01 mmHg, यानी कि मरकरी। Hg क्या होता है? मरकरी होता है ना। इतना दाब हम इसमें रखे हैं बना के, किसके थ्रू? निर्वात पंप के थ्रू। इसमें एक गैस ले लिए। अब देखिए, इसमें 2 प्लेट लगाते हैं। ठीक है, दोनों प्लेट को तार द्वारा, तार देख रहे हैं, ये तार द्वारा जुड़ा हुआ है, ये तार द्वारा जोड़ देते हैं। उसके उसमें क्या लगा देते हैं? एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी समझते हैं? बैटरी का ये सिंबल है, शायद आप लोग को पता नहीं होगा। बैटरी का सिंबल ऐसे हम लोग बनाते हैं,
आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे ना, उधर दूसरे साइड आपका फिजिक्स का क्लास चल रहा है, उसमें जब विद्युत का चैप्टर आएगा ना तब अच्छी तरह समझ में आएगा। बस अभी ये समझना है कि यह क्या है, एक बैटरी का सिंबल है जो कि मैं यहाँ पर दे रखा हूँ। जो कभी नहीं देखा हो उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या अपना बैटरी, आपको पता होगा जब बैटरी देखे होंगे एक साइड प्लस एक साइड माइनस लिखा होता है, वो सब क्या होता है वो डिटेल में आपको जो आपका फिजिक्स चल रहा है ना उसमें बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें पूरा चैप्टर ही है, उसको इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि एक बैटरी है, उसमें 2 टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल मतलब 2 छोर होता है, एक साइड प्लस होता है एक साइड माइनस होता है। एक माइनस वाले से एक तार निकाल के इस प्लेट में जोड़ दिए और प्लस वाले से एक तार निकाल के इस वाले प्लेट में जोड़ दिए। और एक बात आपको याद रखना चाहिए, जो माइनस वाला साइड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कैथोड प्लेट। और ये दूसरा ये वाला प्लेट को क्या बोलेंगे, इधर प्लस जुड़ा हुआ है, एनोड, इसका नाम है, ठीक है। जिसमें हम माइनस वाले को जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, जिसमें प्लस वाले को जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनोड, यानी कि कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट। अब इसमें देखिए बैटरी की भी पावर होती है, आप देखे होंगे छोटा बैटरी होता है, उससे बड़ा बैटरी घर में लगता है, उससे भी बड़ा बड़ा बैटरी किसमें लगता है, जो आपका जियो का टावर नहीं होता है, एयरटेल जियो का टावर, उसमें लगा होता है। उसी तरह से हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा बैटरी लेते हैं, इतना बड़ा बैटरी लेते हैं कि उसमें तकरीबन हमको 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। कितना हो सके, 10,000 वोल्ट। आप तुलना कीजिए 11 kV, सुने हैं ना, 11 kV का जो तार जाता है आपके घर के आगे से, थोड़ा सा भी टच हो जाए तो स्वाहा हो जाता है। सोचिए इतना वोल्ट हमको डालना पड़ेगा इसमें, प्लेट के दोनों प्लेट पे, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा पावर हो गया, यानी कि ये जो एनर्जी है ना बहुत हाई लेवल का हो गया। इतना कहाँ पे डालना है, इस पे डालना है, और बीच में खाली छोड़ देना है। इस खाली जगह में क्या डालना है हमको, किसी भी तरह का कोई भी गैस डाल देना है, ठीक है। कोई भी गैस ले लिए, कोई भी, चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कोई भी गैस हम ले लिए इसमें, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अब इसके सर्किट को पूरा करते हैं। सर्किट मतलब स्विच ऑन करते हैं। जब स्विच ऑन करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि कैथोड साइड से एक किरण निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, एक प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है, किरण। जब ये किरण निकलता है तो किधर जाता है, कैथोड से सीधा एनोड की ओर जाता है, समझे, कहाँ जाता है, एनोड की ओर। और ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है, बिल्कुल सीधा, यानी कि कहीं डिस्टरबेंस नहीं होता है। यानी कि देख लेते हैं इसका गुण क्या है। जब हम ये पूरा सिस्टम बनाया, तैयार किया, तो इसमें क्या क्या देखने को मिला। इसमें क्या देखते हैं, किरणें अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किरणें अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। अब दूसरा देखते हैं, इनके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के रखने पर, यदि इसके मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु, अपारदर्शक क्या होता है, देखिए एक होता है पारदर्शक और दूसरा होता है अपारदर्शक, ठीक है। एक होता है पारदर्शक, दूसरा होता है अपारदर्शक, ठीक है। अब देखिए पारदर्शक और अपारदर्शक में क्या अंतर होता है। पारदर्शक पदार्थ उसको बोलेंगे जिससे होकर प्रकाश प्रवाहित हो जाए। प्रकाश प्रवाहित मतलब इस पार से उस पार चला जाए, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शक। और जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाए उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शक। अब जैसे मान के चलिए ये है आपका, ठीक है, इसमें हम टॉर्च जलाएंगे, क्या लाइट इस पार से उस पार जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपारदर्शक है। यही इसके जगह पे कोई शीशा होता, अभी तो पास में नहीं है, लेकिन मान के चलिए कोई शीशा होता तो क्या होता, आपका लाइट इस पार से उस पार चला जाता, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पारदर्शक, ठीक है। जिससे होके लाइट पार हो जाए उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शक। देखते हैं कोई है, अच्छा मान के लिए यही डब्बा है, बिल्कुल क्या है, देखिए हमको दिख रहा है ना, इसमें क्या है, कुछ पिन है, पिन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो बीच में लेयर है ये पारदर्शक है, यानी कि प्रकाश इसमें से पार हो सकता है, यानी कि उस पार का जो उसके अंदर है हमको बाहर से दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पारदर्शक पदार्थ है। लेकिन बीच में क्या स्टिकर है, अब इसके पीछे दिख रहा है, क्या है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीच में कागज आ गया। कागज क्या है, अपारदर्शक पदार्थ है, ठीक है। तो कहने का मतलब जिससे होकर प्रकाश क्रॉस कर जाए, यानी कि पार कर जाए, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शक। जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शक। और एक बात पता होना चाहिए, यदि कोई अपारदर्शक पदार्थ है, यदि आप इधर से टॉर्च जलाते हैं, इधर क्या बनेगा, छैया बनेगा। यदि अपारदर्शक पदार्थ के पीछे आप किसी लाइट को जलाते हैं आप, तो उसके पीछे क्या बनेगा, छैया बनेगा। किस में बनेगा, अपारदर्शक में, पारदर्शक में नहीं बनेगा। क्यों कि पारदर्शक में तो लाइटें पार कर जाएगा, प्रकाश से पार कर जाएगा। आ रहा है समझ में ना। अब देखिए
यदि हम यहाँ पर कोई अपारदर्शक पदार्थ रखते हैं, क्या रखते हैं? अपारदर्शक पदार्थ। ये भी क्या है? अपारदर्शक पदार्थ, आपको पता है। हम क्या देखते हैं? दूसरी साइड क्या बनता है अपना? छैया बनता है, ठीक है। इस किरण का गुण बता रहा हूँ, इसका क्या क्या गुण है। तो क्या है? इनके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के रखने पर क्या होता है? छाया बनती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। इनके मार्ग में हल्का पाद चक्र रखने पर, आप ही बताइए, कोई टॉर्च ले लिए, एक होता है पाद चक्र, पाद चक्र समझते हैं? एक क्या बोलते हैं, घिरनी टाइप का नहीं होता, एक पतला सा ले लिए, देखिए क्या होता है पाद चक्र। एक डंडा ले लिए, इसके हम क्या बोलते हैं, कोई एक छोटा सा ना होता है, एक तो क्या बोलते हैं, पंखुड़ी टाइप का बना लिए ऐसे ऐसे करके, और बीच में छेदा करके एक सिक्की डाल दिए, है ना, एक सिक्की डाल दिए। आप देखिएगा, फूकिएगा ना तो घूमने लगेगा, वो घूमता है ना, इसको बोलते हैं पाद चक्र, ठीक है। जब हम इनके मार्ग में हल्का पाद चक्र रखते हैं, क्या होता है? बहुत हल्का वाला, तो क्या करता है? ये अपनी धुरी पर घूमने लगता है। अब बताइए, यदि कोई लाइट मारेंगे हम तो क्या घूमने लगेगा? नहीं घूमेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? घूम रहा है। तो यहाँ से क्या पता चलता है? इसका मतलब वो जो प्रकाश निकला, लाइट निकला, किससे निकला? कैथोड से निकला, एनोड की ओर जा रहा है, ठीक है। ये जो कैथोड से निकलने की वजह से, जानते हो, उस लाइट का नाम क्या रखा गया? कैथोड किरण, ठीक है। क्या रखा गया? कैथोड किरण। अब कैथोड किरण का गुण का हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या देखें हम? यदि हम इसमें पाद चक्र रखते हैं, हल्का पाद चक्र, कोई भी हल्का पाद चक्र रखते हैं, तो क्या होता है? ये घूमने लगता है। समझ में आया? इसका मतलब है उस प्रकाश के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ छोटा छोटा कण जरूर निकल रहा है, तभी वो उसको घुमा पा रहा है। क्या लाइट कभी किसी को घुमा पाएगा? नहीं घुमा पाएगा। चाहे कितना भी तीव्र लाइट देंगे तो उसको नहीं घुमा पाएगा। किसको? किसी भी पाद चक्र को, किसी भी हल्के पदार्थ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसको घुमा दे रहा है। इसका मतलब इसमें से क्या है? छोटा छोटा कुछ कण निकल रहा होगा, तभी वो घूम रहा है। वही छोटा छोटा कण जो प्रकाश के साथ निकल रहा है, कौन सी किरण के साथ? कैथोड किरण के साथ, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल किया गया है। चलिए, इनके मार्ग में हल्का पाद चक्र रखने पर यह अपनी धुरी पर, अपनी धुरी क्या होता है? धुरी मतलब जो सिक्की ने डालते हैं, जो घूमता है, उस सिक्की को धुरी बोलते हैं, ठीक है। अपनी धुरी पर घूमने लगती है। वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर किरणें धन आवेश की ओर विचलित हो जाती है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आपको पहले बताया हूँ, आयन। आयन क्या होता है? एक आयन होता है ऋण आयन, एक होता है धन आयन। जिस पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे? ऋण आयन। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो उसमें क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? धन आयन हो जाता है। यदि आपको, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये चीज़ जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं ना, आप अभी से लेके आगे जब तक पढ़िएगा तब तक आपको जितना पीछे पढ़े ना उसका यूज होता जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट आप लोग से, यदि आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं तो रिवीजन कीजिए। यदि आप रिवीजन करके आ रहे हैं, अच्छी तरह से पता है आयन क्या और सब क्या है, तब तो बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। इसलिए रिवीजन नहीं छोड़ना है, कम से कम 10 रिवीजन। हम रटने कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको एक बार रिवीजन का मतलब इसमें बोलते हैं कि आप बैठ के रटिए। उसका मतलब ये है कि उसको एक बार देखिए। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा क्लास देखने में। यदि आप 2 बार रिवीजन कर लिए हैं, तीसरी बार रिवीजन करने में 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। देखिए क्या लगेगा, ये तो पता है हमको, अरे ये तो पता है हमको, लेकिन वही आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो गया, ठीक है। तो फिर ये सब समझ में नहीं आएगा। पहले क्लियर बता रहा हूँ आपको, मैं जो पीछे बता रखा हूँ वो सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ये साइंस है बाबू, साइंस को साइंस के तरीके से पढ़ा जाता है। अब जैसे क्या था आपका आयन, आयन समझा रहा था। मान के चलिए 2 तरह का आयन है, एक धन आयन, एक ऋण आयन। दो पदार्थ लेते हैं, एक पदार्थ पे क्या है? धन आयन जमा है, दूसरे पदार्थ पे ऋण आयन। यदि उसका एक, क्या बोलते हो, एक ऊपर पे रख देते हैं, क्या मान लीजिए एक प्लेट इधर लगा दिए, ठीक है, और एक प्लेट इधर लगा दिए। इस पे क्या है? धन आयन, इस पे क्या है? ऋण आयन। ऋण आयन माइनस में होता है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस पे प्रोटॉन की, इसमें प्रोटॉन की अधिकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इस प्लेट पे। तो इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बनाना। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बना दिए, ठीक है। वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, इसमें क्या था? चुंबकीय गुण आता है ना, जो माइनस प्लस आपका आवेश है उसमें क्या बताए थे ना, चुंबकीय गुण रहता है, इसलिए इसको हम विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग को समझ में आता है विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ। यदि आपको आयन पता है तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र एक ही चीज हुआ, ठीक है, क्लियर।
से गुजारने पर, जब इससे हो कि हम किसी प्रकाश को गुजारते हैं, यानी कि इस प्रकाश को गुजारते हैं, तो क्या होता है, ये धन आवेश की ओर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाएगा, सब सीधा नहीं जाके इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, इसको फिगर को बना लीजिएगा, जैसे कि अभी ये बनाए, जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल बनाना है उसी तरह से, तब समझ में आएगा। ये किधर मुड़ेगा आपका, धन आवेश की ओर। अब बताइए यदि ये नहीं मुड़ता तो क्या होता, सीधा चला जाता। ये मुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको बताए थे कि माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसका मतलब इसमें कौन सा है, इसमें जो कण है जो चक्का को घुमा रहा था, कौन सा कण है इसमें, ऋण आवेश, यानी क्या बोलते हैं, ऋण, यानी कि माइनस वाला कण है, यानी कि उस पर जो आवेश है ऋण आवेश है, तभी तो वो धन आवेश की ओर मुड़ रहा है। आपको बताया था ना कि जैसे माइनस वाला प्लेट और दूसरा माइनस वाला प्लेट, यदि दोनों को चिपकाएंगे ना तो ये क्या होगा, विकर्षित करेगा। विकर्षित मतलब एक दूसरे को दूर हटाएगा। लेकिन यही माइनस और प्लस वाला को चिपकाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत सट जाएगा। ठीक है, वही प्लस और प्लस को हम चिपकाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चिपकेगा, ये सटेगा ही नहीं। जब समान ध्रुव का हो, यानी समान प्रवृत्ति का हो, जैसे धन धन हो, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट मतलब विकर्षित करेगा। और यदि अलग अलग हो प्रवृत्ति के, जैसे कि एक माइनस हो एक प्लस हो, तो एक दूसरे को क्या करेगा, चिपक जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या था, इससे पता चलता है जब हम ये विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पर एक प्लेट नीचे देते हैं एक प्लेट ऊपर, तो ये क्या होता है, धन आवेश की ओर मुड़ जाता है। इसका मतलब है ये किरण जो है ना ऋण आवेशित है, तभी तो ये धन की ओर मुड़ा। देखिए विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर किरणें धन आवेश की ओर विचलित हो जाता है। विचलित मतलब टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, सीधा ना जाके उधर मुड़ जाता है। इनसे ज्ञात होता है कि किरणें ऋण आवेशित है। किरणें क्या है, ऋण आवेशित है। इसका मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, ऋण आवेशित है। तभी ना आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए थॉमसन, कहीं कहीं आपको थॉमसन भी लिखा मिलता है, ऐसे इंग्लिश में पढ़ने में थॉमसन, हिंदी में थॉमसन। ठीक है, ने इन कणों के आवेश, मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम तैयार किया था, जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा था, वैज्ञानिक को कौन था, थॉमसन था। ठीक है, थॉमसन या थॉमसन। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला कौन है, थॉमसन। ठीक है, ने इन कणों के आवेश, इन कणों के, जैसे कि इसमें बहुत सारा कण निकल रहा है ना, इसका आवेश और द्रव्यमान और सारे का द्रव्यमान का अनुपात जब निकाला ना प्रयोग द्वारा, कितना मिला, 1.76 × 10⁸ अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए, इसमें क्या है, आपका किरण निकला, कौन सा निकला, इलेक्ट्रॉन निकला ना। अब सारे का क्या निकल लिया, सारे का आवेश निकाल लिया, जो कि किरणें निकला आपका, कौन सा, कैथोड किरण, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या क्या मेजर कर लिया। मेजर करने का तरीका क्या है, हो सकता है कि जिस तरह से इसको आवेशित कर रहा है, मैंने इतना आवेश रखा तो इस तरह से इतना वो खींचा, तो उस हिसाब से वो मेजर कर लिया होगा। वैज्ञानिक के पास कई तरीके होते हैं। उन्होंने उसका क्या किया, जितना भी किरण था, यानी जितना भी उसमें इलेक्ट्रॉन था, सबका आवेश क्रिएट कर लिया, यानी कि मेजरमेंट कर लिया। और उसका जो वजन था, उसका द्रव्यमान था, उसको भी क्या किया उन्होंने, मेजरमेंट कर लिया, यानी कि माप लिया। जब उसका अनुपात निकाला तो कितना निकला, 1.76 × 10⁸। अब देखिए इससे देखिए यहाँ तो निकला, ये क्या हुआ, ये किसी भी गैस के लिए, जैसे कि ये पहले मैंने कोई और गैस लिया था, अब दूसरा गैस लेता हूँ, उसका भी इसी तरह से करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है 1.76 × 10⁸ ही मिलता है। ठीक है, जितना भी गैस हम ले, यानी कि अलग अलग गैस लेकर उन्होंने ट्राई किया, प्रैक्टिकल किया, तो उससे क्या मिलता है, आवेश और उसका जो द्रव्यमान है, दोनों का जब अनुपात निकालता है तो एक ही चीज मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कण सभी परमाणु के मौलिक अवयव है, यानी कि सभी में ये कण पाया जाता है, तभी तो उसका अनुपात बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। नहीं, कोई भी हम गैस ले लिए, यदि हम उसका क्या बोलते हो, द्रव्यमान, जो कण निकला उसका द्रव्यमान और उसका आवेश, यानी कि आवेश बटा द्रव्यमान करते हैं, तो उसका क्या निकलता है, अनुपात 1.76 × 10⁸ निकलता है। और ये क्या होता है, सभी गैसों के साथ लागू होता है। इसका मतलब ये कण सभी परमाणुओं के मौलिक अवयव है। ठीक है, और उसी कण का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। आया समझ में। चलिए यहाँ पर क्या होता है, ये टॉपिक्स आपका खत्म होता है। क्या, कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गया समझ में, कैसे निकला नहीं निकला। चलिए मुझे एक बात, चलिए कोई नहीं, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ थोड़ा सा।
आपको दाब यानी कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। नहीं होता है 76 सेंटीमीटर दाब, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। आज थोड़ा सा आप लोग को बढ़िया तरीके से बताता हूँ। अच्छा, जब बात होती है वन वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब होता क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दाब क्या होता है। ये दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ बार बार इसको मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल से बताऊँगा, ज़्यादा समझा के। पहले भी डिटेल से ही बताया था। देखिए, दाब बार बार मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको जहाँ भी पढ़िएगा, फिजिक्स जाइएगा उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें बीच बीच में हमेशा कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। केमिस्ट्री में तो हमेशा यूज ही होते रहता है दाब का, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए दाब को एक बार मैं अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ, और यदि किसी के दिमाग से स्किप भी हो गया हो तो, क्योंकि उसके बिना जो ना, जैसे 0.01 mmHg, ये बहुतों को समझ आया होगा, जो पहले थोड़ा रिवीजन किया होगा, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा होगा, नहीं ध्यान से देखा होगा, तो उसको समझ में नहीं आया होगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या है दाब? दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलेंगे हम? दाब। मान के चलिए क्षेत्रफल है पूरा, इस पे कोई एक साथ बल लगाते हैं, ठीक है। अब देखना है कितना क्षेत्रफल है इसका। मान के चलिए 3 फीट है और वो 4 फीट है, 3 गुना 4 12 स्क्वायर फीट है ना। यदि हम इस पे बल लगा रहे थे, मान लेते हैं 120 न्यूटन, ठीक है, तो इसका दाब जो होगा हम क्या निकालेंगे? एकांक क्षेत्रफल पर 12 स्क्वायर फीट पर इतना न्यूटन, समझ रहे हैं ना, 12 स्क्वायर फीट पर इतना न्यूटन। तो 1 स्क्वायर फीट पर तो क्या करेंगे? भाग देंगे उसमें 120/12, कितना हो गया? 10 हो गया आपका क्या? दाब, न्यूटन पर स्क्वायर फीट। यानी कि 1 फीट 1 स्क्वायर फीट में 10 न्यूटन क्या हुआ? 10 न्यूटन स्क्वायर फीट दाब हुआ, ठीक है। यानी कि हमको क्या निकालना है? 1 स्क्वायर फीट में। इसलिए क्या कहते हैं, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? 120 क्या था? बल था, नीचे क्या था? क्षेत्रफल था। तो याद रखिएगा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा कि एकांक क्षेत्रफल यानी कि एक क्षेत्रफल में चाहे कितना भी क्षेत्रफल हो, यदि पूरे पे बल लग रहा हो तो हमको किस पे निकालना है? एक क्षेत्रफल पर। जितना बल लगे उसको क्या बोलेंगे हम? दाब, ठीक है। यहाँ था 12 स्क्वायर फीट था, 12 स्क्वायर फीट पे 120 न्यूटन बल लग रहा था, ठीक है। जब हम बल धक्का दे रहे थे, बल लगा रहे थे, तो लेकिन जब हम एक पे निकाले तो कितना निकला? 10 निकला। तो वो क्या हो गया? आपका दाब हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है। अब बात होती है कि बार बार आपको आता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हो? वायुमंडलीय दाब। कि एक वायुमंडलीय दाब क्या होता है? क्या है ये? है क्या? कहीं आप लिखे हुए देखते होंगे 76 सेंटीमीटर, कहीं कहीं देखे होंगे आप 760 mm। सबसे पहले ये तो इजी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। आप सेंटीमीटर देखें, आप इंची देखे होंगे 15 सेंटीमीटर वाला, जो कि आप 10th क्लास में नहीं होता छोटा सा, उसमें एक घर जो होता है ना, ये छोटा सा घर ऐसे बड़ा सा होता है, ऐसे नहीं घर बना रहता है। ये जो घर है ना आपका क्या है? 1 सेंटीमीटर है। इसको 10 भाग में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर बराबर 760 मिलीमीटर, ठीक है। कुछ नहीं, ये भी बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी कोई ने एक बार फिर से बता दिया। चलिए, यहाँ तक समझ गए क्या होता है वायुमंडलीय दाब? ये बस लिखा हुआ मिलता है ऐसा, ऐसे कि आखिर ये होता क्या है? 76 सेंटीमीटर क्या है ये? देखिए, आपको बताया था कि पारा होता है। पारा क्या है? धातु है, मेटल है, ठीक है। आपको उसमें जो लिस्ट दिया था परमाणु याद करने के लिए, उसमें से एक पारा भी था ना। ये क्या? एक तत्व है, ठीक है। अब देखिए, ये कैसा होता है पारा? यदि आप पारा नहीं देखें तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। आप थर्मोमीटर देखें, जैसे ऐसे ऐसे झाड़ के कांख में लगा लीजिए, बुखार होता है ना आपका, ऐसे ऐसे झाड़ लिए, कांख में डाल दिए, 2 मिनट के लिए चुपचाप रह गए, आंखें देखते रहे यार, 97 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, अरे 100 पे चला गया, देखते हैं चमकता जो वो क्या है? पारा। देखिए, अब ये जो बनाया गया जैसे कि वायुमंडलीय दाब, इसको मापने का एक तरीका बनाया गया। कैसे मापा जाता है? देखिए, सबसे पहले एक बर्तन लिया, ठीक है। क्या लिया? एक बर्तन ले लिया।
बर्तन में पारा भर दिया, क्या भर दिया हम, पारा। यहाँ तक समझ में आ गया। एक परख नली लेते हैं, कोई ट्यूब लेते हैं, ठीक है, कोई शीशा का ट्यूब लेते हैं, ये वाला, जैसे एक शीशा का ट्यूब है ना, ये नीचे से बंद ऊपर से खुला, और इसमें थोड़ा सा एक सिस्टम चलिए कोई ना बाद में बताते हैं। इसको उल्टा करके इसमें डाल दिया, क्या करके, उल्टा करके इसमें डाल दिया, नीचे तक नहीं, चिपकना नहीं चाहिए, यहीं तक, ठीक है। जब इसको नीचे तक चिपका दिया, अब इसमें क्या क्या मार्क कर दिया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर डॉट 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 76 सेंटीमीटर, ठीक है, मार्क कर दिया। किसमें, इस ट्यूब में। इसमें क्या भरा हुआ है, पारा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जब डाल दिए तो इसमें से क्या करते हैं ना, जितना भी हवा है इसके द्वारा क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं, निर्वात पंप द्वारा जितना भी हवा है सबको क्या करेंगे, हम निकाल देंगे, ठीक है। जब हम इससे हवा निकालेंगे तो आप देखिएगा प्रैक्टिकल करके, तो इसमें क्या, हवा तो निकल गया, तो ये जो पारा है ना ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बोलिए क्यों और कैसे। देखिए, वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या हुआ, वायुमंडल में जो वायु है उसका जो दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से अब इस पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा। पहले भी लग रहा था तो कोई इशू नहीं है, अंदर में क्या था, वायु था, लेकिन अब क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब बाहर तो लग रहा है लेकिन अंदर वायुमंडलीय दाब लग रहा है, नहीं लग रहा। क्यों कि इससे वायु क्या कर लिए, हम सारे चूस कर बाहर कर दिए, ठीक है। निर्वात पंप से, निर्वात पंप अभी बताए थे ना यहाँ पर, निर्वात पंप, इससे निकाल के क्या कर लिया, हम बाहर कर दिए। तो अब क्या होगा, ये इधर प्रेशर मारेगा और इधर क्या बिल्कुल खाली है, कोई दाब नहीं है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये कब तक ऊपर चढ़ता है पता है, यदि हम इस यंत्र को समुद्र की सतह पे ले जाएंगे तो 76 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ता है। ये समझ में आया। इसीलिए बोलते हैं वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है, 76 सेंटीमीटर। और उसको क्या मिलीमीटर में क्या बोलते हैं, 760 मिलीमीटर। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि हम इस तरह से बनाते हैं, इसमें से हवा निकाल लें और समुद्र की सतह पर, मान के चलिए समुद्र की सतह पर ले गए इसको, वहाँ पर यदि हम इसका देखेंगे ना कहाँ तक चढ़ा हुआ है, तो कहाँ तक चढ़ जाता है, 76 सेंटीमीटर पर ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर। उसमें यह भी कहा जाता है कि ये जो मापा गया है, कहाँ मापा गया है, कहाँ मापा गया है, ये आपको समुद्र की सतह पर मापा गया है, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। यदि हम इसको समुद्र पे नहीं नाप के, ये ऊपर कोई पहाड़, इस पहाड़ पे नाप लेते हैं, यहां पे मापेंगे, तो क्या होगा, 76 से पारा नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा, इसलिए आता है 76 से नीचे पारा। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायुमंडल में वायु का घनत्व क्या होता है, कम होते जाता है। जब कम होगा वायु का क्या बोलते हो, वायु यदि कम होगा वायुमंडल में तो दाब क्या होगा, कम पड़ेगा। जब दाब इधर से कम पड़ेगा तो ये उतना ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो थोड़ा नीचे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से काम करता है। इसको, ये किसका सिस्टम है, बैरोमीटर। जैसे कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से ना। तो ये हुआ बैरोमीटर का मॉडल, ठीक है। बैरोमीटर जो काम करता है उसका सिस्टम यही है, इसी तरह से उसको बनाया गया है। आ रहा है समझ में। अब देखिए, चलिए यहां तक समझ में आ गया वायुमंडलीय दाब क्या होता है, क्यों होता है 76 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 0.01 mmHg, मतलब 0.1 mm भी नहीं। सोचिए कितना प्रेशर उसमें से निकालना है, बहुत ही कम प्रेशर उसमें रहने देना है। किसमें, इस ट्यूब में 0.01, यानी कि आप सोचिए कि 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, 76 सेंटीमीटर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसका जो 1 mm होता है उसका भी 10वां भाग ले रहा है यहाँ पर। इतना कम प्रेशर चाहिए इसके अंदर। यदि आपको इसके अंदर घुसा दिया जाए ना, आप ऐसे ब्लास्ट कर जाओगे, इतना कम प्रेशर है कि। बोलो क्यों, कि वायुमंडलीय दाब जब हमको प्रेशर मार रहा है शरीर पे, तो उतना ही जोर से प्रेशर क्या हो रहा है, शरीर पे बाहर की ओर लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, दोनों का इक्विवेलेंट होने की वजह से हम लोग क्या है, अभी ठीक ठाक हैं। यदि हम थोड़ा सा ऊपर चले जाए ना, क्या बोलते हो, हवाई जहाज से ऊपर
यानी कि पहाड़ पे चले जाते हैं, थोड़ा सा भी ज़्यादा दौड़ते हैं ना, नाक से, कान से, आँख से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, सॉरी धुआं नहीं, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? वहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है। यदि हम उससे भी ऊपर चले जाएँ, अभी यहाँ से कम 20 किलोमीटर ऊपर, 50 किलोमीटर ऊपर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका शरीर फटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन यही हम यहाँ से हज़ारों किलोमीटर ऊपर चले जाएं जहाँ की वायुमंडल है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा पता है, जैसे देखते होंगे वैज्ञानिक लोग जो ऊपर जाता है खोज के लिए, एक विशेष प्रकार का जैकेट पहन के जाता है। उसमें उसके अंदर क्या होता है, जितना प्रेशर धरती पे है ना, उतना ही प्रेशर वो जैकेट बनाता है शरीर पे, तभी वो टिक पाता है। ठीक है, और यदि हम उसको जैकेट को खोल दें, जैसे खोलेंगे ना, ब्लास्ट, आपका जो है ना हड्डी पथड़ी मांस उस जो है ना यानी कि मिली सेकेंडों में बिखर जाएगा। क्यों? कि हमारा शरीर लगता है कमज़ोर, उतना भी कमज़ोर नहीं है। उतना जो वायुमंडल का जो प्रेशर लग रहा है उसको बड़ा मुश्किल से सस्टेन करके रखे हुए हैं, अच्छी तरह से रखे हुए हैं ना, इसलिए हम लोग बहुत मजबूत हैं। ठीक है, तो चलिए, तो समझ में आ गया होगा वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये स्लाइड यहाँ पे देखते हैं, दूसरा स्लाइड। चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की विशेषता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या विशेषता है, अभी जो आपने पढ़ा उसी का निष्कर्ष निकालता है, फिर क्या क्या विशेषता है इसका। आवेश, देखते हैं इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। जब आपने प्रैक्टिकल करके पिछले स्लाइड में देखा तो क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन धन आवेश प्लेट की ओर मुड़ रहा था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त कण है। ठीक है, वो जो कण है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त कण है, जो कि सभी तत्व के परमाणु में पाया जाता है। जितना भी तत्व का परमाणु है ना, सब में इलेक्ट्रॉन पाया ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको क्या बताए थे, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में 11, क्लोरीन में 17, ऑक्सीजन में 8, बताए थे ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या बोलते हैं, जो कि आपको याद करवाए थे, ध्यान में है कि नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं अब आगे। R.A. मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इसका निर्धारण किसने किया, R.A. मिलिकन ने। किस विधि द्वारा, तेल बिंदु प्रयोग विधि द्वारा। इसको थोड़ा सा याद रख लेना है, ये जो थोड़ा सा आपका हाई लेवल का, यदि आप इंटर में 12th लेवल पे तैयारी करोगे ना, वहाँ आपको इसको अच्छी तरह से, जैसे पीछे प्रैक्टिकल करके भी नहीं बताया था, उससे भी थोड़ा जटिल है वो, उसको बताने का मतलब है आपके समय का बर्बादी। बस आपको इतना याद रखना है कि R.A. मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। तो कितना आवेश उन्होंने निकाला, 1.60 × 10⁻⁻⁻ कूलाम, 19 कूलाम। कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक है, पहले बता रखा हूँ। आवेश क्या है, पहले भी बता रखा हूँ। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का एक गुण है, पता है ना, वो गुण क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ बता रखा हूँ, आपको अच्छी तरह से पता होगा। आप तो हंस रहे होंगे कि बार बार क्यों रिपीट करते हैं, हमको लगता है कहीं तुम लोग भूल न गए हो, इसलिए मुझे जो रिपीट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन या फिर टॉमसन, कुछ भी कहीं कुछ लिखा मिले तो ऐसा ना सोचना है कि हम तो टॉमसन लिखा हुआ है, यहाँ थॉमसन लिखा हुआ है, सर हमको ये बताए थे, इसलिए दोनों दे दिए। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इनके प्रयोग से जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिला था, कितना मिला था, 9.11 × 10⁻31 kg। केजी मतलब किलो, कितना हो गया, यानी कि 10 1 पर पावर कितना, 31 शून्य से भाग दे देंगे, उतना सोचिए कितना बहुत छोटा, यानी कि आप उसको देख भी नहीं पाइएगा, यानी कि 1 केजी का इतना ये हल्का होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते आप। अब देखिए, इसको यदि ग्राम में निकाले तो क्या करेंगे हम, केजी को ग्राम में बढ़ा के क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, नहीं करते हैं, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। यदि 1000 से गुना करेंगे 31 में तो माइनस में है, ऑटोमेटिक 3 शून्य माइनस चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। तो 9.11 × 10⁻28 ग्राम हुआ, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये सब कैलकुलेशन यदि समझ में नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना है, जब मैं मैथ शुरू करूंगा तब समझ में आ जाएगा। हाँ, और ये सब थोड़ा बता रखा हूँ मैं, 5 क्लास है मेरा, ऐसे बहुत पहले बता रखा था, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगा छोटी चीज़ को लेके। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखिए H परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान, यानी कि अब इसमें हम तुलना करके देखते हैं कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है, ठीक है,
उससे तुलना करते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु इनसे किनसे एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। समझ में आया? इसके लिए क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लेंगे, उसको तराजू पे तौल लेंगे, यानी कि वजन कर लेंगे। जब उसको वजन करते हैं तो कितना आता है, इतना ग्राम, 1.6738 × 10⁻⁻24 ग्राम, पहले भी बता रखा हूँ इसको। ठीक है, अब उसमें भाग देंगे किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो पता चल जाएगा वो कितना गुना भारी है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे रहे हैं, बटा का मतलब क्या होता है, भगा होता है ना, 9.11 × 10⁻28 ग्राम। जब इसमें हम भाग देते हैं तो हमको कितना मिलता है, 1838 ग्राम। ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि 1838 गुना ज्यादा भारी होता है। कौन कौन होता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु। किससे, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन का जो एक परमाणु होता है वो 1838 गुना ज़्यादा भारी होता है, वजन होता है। ठीक है, ये तुलनात्मक था। ठीक है, ये पूछता है, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आपको, H परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1838 गुना ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज का क्लास यहीं तक, आपका यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे थोड़ा सा प्रोटॉन के ऊपर अगली क्लास में। ठीक है, आपका जो पिछले क्लास था उसका आंसर आपको दिख रहा होगा, और आज इसमें से जितना भी क्वेश्चन निकल सकता है वो आपको देख लेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कृपया इसको बनाइए अच्छी तरह से, समझ समझ के बनाना, ऐसे नहीं कि रखना है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।